बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा। वजह क्या है कि आज तेजी रही? वो वजह है IMF को हुकूमत ने खुश कर दिया है, फाइनेंस बिल पेश कर दिया है, मंजूर हो गया है बजट, IMF को मुतमईन कर दिया है। अब चूंकि IMF मुतमईन हो गया है, IMF खुश हो गया है, IMF से मुज़ाकरात मुस्बत सिम की जानिब रवा दवा है हुकूमत के, तो इसका मुस्बत असर स्टॉक एक्सचेंज ने ले लिया और आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स प्लस हुआ। इंटरडे हाई में 100 इंडेक्स 79,500 के लेवल पर ट्रेड हुआ। लो लेवल 100 इंडेक्स का आज 78,400 का रहा। 306 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। 183 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 186 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। क्लोजिंग पॉजिटिव जोन में हुई। 78,800 के लेवल पे 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 380 पॉइंट्स तक में इजाफा देखा गया। सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ, लेकिन बहरहाल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं फाइनेंसर्स के। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है और एक अच्छी खबर सुना दी है। वो ये है कि इनकी जो फील्ड है नाशपा फील्ड, वहाँ से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और इस ज़मान में इन्होंने एक लेटर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है। मुल्की मशहद के लिए अच्छी खबर है। नाशपा कुआं जो इनकी एक फील्ड है जिससे एक्सप्लोर करते हैं गैस और पेट्रोल, वहाँ से उनको ज़खायर मिले हैं। 7 MMCFD गैस की इजाफी पैदावार वहाँ से अब हासिल होगी और 330 बैरल यौमिया तेल वहाँ से अब इनको मिलेगा। इस हवाले से इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आज खत लिखा है और ये तमाम ज़खायर पे सिस्टम में जो हमारे जो पावर सिस्टम है उसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंस बिल तो आपको मालूम है कि अप्रूव हो ही गया है, सदर ने अप्रूवल दे दी है। फाइनेंस बिल पेश हो जाने के बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स इंतहाई तजब्जुब का शिकार हैं। हर सेक्टर इंतहाई परेशान है, ख्वाह वो तनख्वाहदार तबका हो, IT सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, एक्सपोर्टर्स हो, टेक्सटाइल हो, हर तबका इंतहाई परेशान है, बिल्डर्स हों, उन सबका यही कहना है कि या तो ये बजट रहेगा या फिर ये मईशत चलेगी। क्योंकि जितने टैक्सेस लगाए गए हैं, फिर उन टैक्सेस को हासिल करने के लिए जो टारगेट सेट किया गया है और इस GDP पर ये टारगेट सेट किया गया है, किस तरीके से मुल्क चलेगा, किस तरीके से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे जब कारोबार ही नहीं होगा। 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए थे जब बजट पेश हुआ था। फाइनेंस बिल जब अप्रूव हुआ तो मजीद 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए, यानी 3,700 अरब रुपए के टैक्सेस को अब कलेक्ट करना है मुख्तलिफ सेक्टर से। और जो टैक्स नहीं देता था, जो टैक्स चोरी करता था, जिसको सरकारी मरात मिलती थी, वो मज़े में है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद जा रहे हैं, हुकूमत से बात करेंगे। एडवांस टर्न ओवर टैक्स पर तशवीश का इजहार किया है और अगर ये एडवांस टर्न ओवर टैक्स हुकूमत ने ख़त्म नहीं किया तो फाइनेंस बिल में सामने आया है 0.5%, हम 5 तारीख को मुल्क भर में पेट्रोल बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने बरमला कह दिया है। आज वो इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा FBR ने दावा किया है कि 9,300 अरब रुपए के टैक्स इन्होंने कलेक्ट किए। बहुत खुश है FBR, वजीर ख़जाना और उनकी टीम FBR को शाबाशी दे रही हैं कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 9,300 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट कर लिए हैं। 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा था, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 9,200 अरब रुपए का गुज़िश्ता बजट में टैक्स ज़रूर रखा था कि कलेक्ट करना है, बाद में 200 अरब रुपए मजीद एड ऑन किए थे तो 9,400 अरब रुपए का हदफ था और 9,300 अरब रुपए FBR ने तक हासिल की हैं। अभी भी गैप है, तो हक़ाइक़ ये हैं कि 9,400 अरब रुपए से कम FBR ने कलेक्ट किए हैं। 9,200 अरब रुपए का फिगर पुराना है, बाद में उसमें मजीद 200 अरब रुपए के टैक्सेस एड ऑन किए थे IMF के कहने पे। बहरहाल FBR उन्हीं लोगों से टैक्स हासिल कर रहा है, वही लोग टैक्स नेट में हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो हमेशा टैक्स देते हैं, उन्हीं से आप टैक्स ले रहे हैं। और जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर आपने कोई इम्प्रेसिव मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ कि उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, उनको टैक्स नेट में लाया जाए, नॉन फाइलर्स को ख़त्म किया जाए। FBR में डिजिटलाइजेशन का अभी फुकदान है। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हम FBR को बेहतर करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा, कुछ प्लान सामने नहीं आ रहा। इसके अलावा वो शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, 9,300 अरब रुपए की जो कलेक्शन हुई है FBR में से 6,500 अरब रुपए कराची का हिस्सा है। वो शहर जो एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करता है, वो शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास है, वो शहर जहाँ पे तिजारती पहिया सबसे ज़्यादा घूमता है, उस शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। एक तो शदीद गर्मी है, हीट वेव की लहर है बाहर, और एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दूभर कर दिया है।
12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20, 22-22 घंटे की मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। और के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया जो ये दावा करती है कि 71% कराची के शहर लोड शेड फ्री हैं, यानी वहाँ पर बिजली जाती नहीं है। ख्वाह वो सीईओ का दावा हो, के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया, मतलब मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से लोग और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की जो ये एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, इसने पानी के निज़ाम को भी मुतासर कर दिया है। लोगों के घरों में पानी नहीं है, तरसील का निज़ाम मुतासर हो गया है, पानी की, बिजली का निज़ाम इनका बोसीदा हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका भी इंतहाई परेशान है। आज इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को हम अपकमिंग सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। जहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ मैं प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शर्जील गोपलानी, सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। के इलेक्ट्रिक ने एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है, हीट वेव भी है और कई कई घंटे तिजारती मराकज़ तारीकी में डूबे हुए हैं। मफलूज हो गई है हमारी ज़िंदगी। किस तरीके से आप लोग अब सर्वाइव करेंगे, क्या होगा, कितने अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है ताजिर बरादरी को? देखिए, कराची इलेक्ट्रिक की हद दरमी और नाअहली की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक 200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान तिजारत को इस वक्त कराची के ताजिरों को हो चुका है। 800 से ज्यादा अमवात हुई हैं जो कि एडी ने रिपोर्ट की हैं, और इससे ज्यादा कई अमवात हैं जो कि ये गर्मी की शिद्दत और कराची इलेक्ट्रिक की, और मैं तो कहूँगा कातिल इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से ये हम नुकसान उठा चुके हैं इसको। शर्जील साहब, अब ये जो सिलसिला है इसमें शिद्दत आती जा रही है। पहले हम देखते थे 5-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, फिर 8-10 घंटे, फिर 12-14 घंटे, अब 18 से 20 घंटे तक मामला पहुंच चुका है। कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि इलेक्ट्रिक का जो ये दावा है कि 71% एरिया कराची का ऐसा है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, ये दावा भी खाक में मिल गया है। तो अब फाइनल स्टेप क्या होगा, किस तरीके से आप लोग सर्वाइव करेंगे? क्या हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं, क्या अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, एहतजाज क्या वसी कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन होगी अब आप लोगों की? देखिए, अदालत का तो दरवाजा बहुत सालों से खटखटाया हुआ है, लेकिन अदालत में सुनवाई नहीं है। हमारे जो केस लगे हुए होते हैं वो केसों को बाकायदा सुबह 2 नंबर होता है, शाम को 20 नंबर हो चुका होता है, तो वो तो अदालत से तो हमें इंसाफ की तवक्का नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं अगर सिंध हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट की, तो दे बहुत आर बेनिफिशरी ऑफ द कातिल इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये तो खुली बात है। हमने पिछली दफा FIR भी हमारे खिलाफ कटी, कोर्ट भी हम गए, जजों का रवैया भी हमने देख लिया, और हमें तो ये जितने बेनिफिशरीज हैं वो तमाम के तमाम कातिल इलेक्ट्रिक के बेनिफिशरीज हैं। आवाम के है वो हर बंदा ज्यादती में तुला हुआ, चाहे वो हुकूमत की सतह पे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के कहीं भी आप बात करें। अदरवाइज आप ये बताएं कि सिंध हुकूमत जो है बाकायदा असेंबली में डिबेट करती है कातिल इलेक्ट्रिक के खिलाफ, क्या उनके पास कोई किसी किस्म का कोई अथॉरिटी नहीं है? क्या स्टेट की अथॉरिटी इनके पास नहीं है वो कराची इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक को लगाम दे सके? तो हुकूमत सिंध गवर्नमेंट मुतारिक तो है, सिंध गवर्नमेंट मुतारिक तो है, सिंध गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव भी लिया है, आगे भी बढ़ी है गवर्नमेंट, और सूबाई हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक्स को कि आप मखसूस औकात में लोड शेडिंग ना करें, लेकिन खैर उनकी भी सुनवाई नहीं। तो क्या ये कंपनी क्या रियासत से बड़ी कंपनी है क्या जो किसी की सुनती नहीं है? देखिए, मेरे जब मामला हुए तो मुझे डायरेक्टर कराची इलेक्ट्रिक ने कहा कि आपकी सोच से बाहर हमारे मामला हैं, हमारी पहुंच वहां तक है जहां तक आपकी ना आवाम की पहुंच है ना आपके प्राइम मिनिस्टर की पहुंच है। अच्छा, तो आप समझ जाएं बंद अल्फाज में कि वो किसकी बात कर रहे हैं। ये डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक का नाम क्या था जिन्होंने आपसे? हुमायूं सगीर जो डायरेक्टर के ही है, उन्होंने आपको ये कहा कि हमारी वहां तक पहुंचे जहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर की भी पहुंच नहीं है? जी जी बिल्कुल, बोला आपके प्राइम मिनिस्टर की भी पहुंच नहीं है, और इत्तेफाक की बात है ये आपके एक चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी उस वक्त मेरे साथ थे। अच्छा, तो ये मकालमा उनके सामने हुआ था? ये बिल्कुल, ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो जो फॉर्म 47 वाले हैं ना, जो फॉर्म 47 लेकर आए हैं जी, तो वो भी हमारे लिए कोई चीज नहीं है। अच्छा, वो भी हमारे लिए कुछ चीज नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि और ये देखें आप हमला इस चीज को देखें, प्रैक्टिकल ये चीज साबित भी हो रही है ना। जी बिल्कुल, लग तो यही रहा है, बिल्कुल इदारे खामोश हैं, हुकूमत भी बेबस नजर आ रही है। तो क्या आप लोग भी बेबस हो गए हैं? आप लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या कुछ नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक जो करना चाहे करे, 20 घंटे की लोड शेडिंग करे, 22 घंटे की लोड शेडिंग करे, हीट वेव और गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोगों की अब बात हो रही है, होती रहे, हम भी बेबस से कुछ नहीं कर सकते? या आप लोग जद्दोजहद करेंगे? नहीं, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, हमने जद्दोजहद जारी रखी हुई है। आपने देखा कि मैंने कल भी एहतजाज किया था प्रेस क्लब पे, कल मैं मौजूद था। इसके अलावा 2 दिन पहले वेस्ट पाफ IBC पे भी हमने एहतजाज किया। आपने देख लिया होगी मेरी फुटेज, जो मैं
कातिल इलेक्ट्रिक इनके गेट पे लिख रहा था। तो मेरा एहतिजाज बिल्कुल जारी और सारी है, और इंशाल्लाह मेरा जो अगला एहतिजाज है वो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम एक मेन सड़क पे धरना दें कातिल इलेक्ट्रिक के खिलाफ। कितनी और ताजे तंजीमों को आपने अपने साथ जमा कर लिया, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं, क्या उन सबको आपने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है? ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजर इत्तेहाद, अंजुमन ताजरान सिंध, अंजुमन ताजरान कराची, फिर ट्रेड अलायंस, ये सारे मुख्तलिफ धड़े हैं, तो क्या ये सब एक जमा हो गया, एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, हम तमाम दरों को साथ लेंगे और इस चीज के ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हैं। आप एक चीज देखेंगे, जब भी कराची के ताजिरों में कोई भी बात आती है तो तमाम दरे एक ही पेज पे आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये कराची अवाम और कराची की बका और कराची की तिजारत, कराची की सनत की बका ये है कि कातिल इलेक्ट्रिक अबराज कैपिटल से हमें निजात दिलाई जाए। तो इंशाल्लाह इसको निजात दिलाने के लिए हम अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करेंगे। तमाम लोगों को साथ लेके हम इंशाल्लाह उतरेंगे और इसका रिजल्ट लेकर वापस आएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अशरफ खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अशरफ साहब, ये बताएं कि कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है गवर्नमेंट को, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में हिस्सा डालता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बिजली के निज़ाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पानी के निज़ाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है, कारोबारी पहिया मुंजमद हो गया है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त जो कराची के लिए एक इलाके का नहीं है, जैसे टिम्बर मार्केट का जो काम है वो देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, और इसके लिए मजबूरी तौर पर जो बिजली की फराहमी है उनको चाहिए कि जिस दौरान अवकाश कारोबार हो रहा होता है तो बिजली की फराहमी बिला ताक़ुल फराहम करनी चाहिए। तो मजबूरी तौर पर देखा जाता है 8 से 10 घंटे अगर लोड शेडिंग हो रही है तो दिन के अवकाश में कारोबार कैसे करेगा, कैसे अपना बिजनेस चलाएगा, ये वो सवालात हैं जो कि टिम्बर मार्केट क्या तमाम मार्केट से इस वक्त कर रही है। और जो महंगाई की सूरत हाल सिर्फ कराची की बात करें, 7 अजला है और कराची को जो एक कंपनी है जो कि बिजली फराहम करती है, मजबूरी तौर पर कराची की डिमांड 3100 से 3200 मेगावाट पे पहुंच गई, और जबकि एचडीसी से जो है नेशनल ग्रिड से 1000 से 1100 मेगावाट बिजली लेती है और उससे मुश्किल जो 1800 मेगावाट बना पाती है, जिसमें जो शॉर्टफॉल है 300 और 250 मेगावाट शॉर्टफॉल होता है, उसको जो शेडिंग से पूरा किया जाता है। और जवाब ये बनाया जाता है कि जो चोरी वाले इलाके हैं वहाँ पे देखा जाए मजबूत तौर पर का दावा है कि 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होती है, लेकिन तकनीकी खराबी और ये तमाम चीजें मिला के कहीं 14 घंटे, कहीं 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है। इसका सिर्फ असरात देखें कि अगर वहाँ पे कोई कारोबारी इलाका है वो इतनी देर अगर बिजली नहीं होगी तो कैसे इलेक्ट्रिक का अपना काम करेगा। इसी मिसाल दे सकते हैं टिम्बर मार्केट की। तो टिम्बर मार्केट में जो कारोबार होता है, तमाम बिजली के जो मशीनें होती है, जो कटर होता है, आरा मशीन होती है, तो जब वो काटेगा उसके बाद उसकी साइजिंग करेगा तब वो अपना माल पहुंचा सकेगा। जब माल नहीं पहुंचा सकेगा तो उसका वो ऑर्डर चला जाता है। हमें ये समझना होगा कि कराची की डिमांड क्या है। कराची को इस वक्त दुबई तरफ की और दीगर ममालिक की तरफ से एक जो 3 से 4 कंपनियां चाहिए, और कराची में अगर देखा जाए कंज्यूमर की तादाद इतनी बड़ी है, 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सड़क है, इसकी डिमांड को अगर पूरा करना है। मैं आपको हमजा ये बताऊं कि कैप्टिव पावर जो इंडस्ट्री के लगे हुए कराची में 800 कैप्टिव पावर लगे हुए जो कि अपने खुद से बिजली बनाते हैं। अगर इनको बंद कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक किसी सूरत इनको बिजली फराहम नहीं कर सकती। तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली चाहिए ये इंडस्ट्री चलाने के लिए। ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर देखा जाए कराची की तलब को पूरा करना है तो कैसे पूरा करना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। इसके लिए मजबूत प्लानिंग करना होगी। अब केंद्र ने जो है अगले 7 साल के लिए क्या जो है वो दायर किया है, और वो तकरीबन जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपए की जायद का बोझ है, अगले 4 महीने में आपसे वसूल किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी जो सरमायाकारी होगी उससे भी यहाँ पे बिजली के बिल में उसकी आएगी। जैसे आपकी एमसी वगैरह ग्रिड वगैरह की अपग्रेडेशन होती है वो भी कॉस्ट में शामिल होती है। इस वक्त देखा जाए मुल्क भर में, बल्कि पूरे रीजन की बात करें तो सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान, सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में। अशरफ खान, ये बताएं कि इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है वो इंतहाई बोसीदा हो गया है, फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। बकौल के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के टेक्निकल फॉल्ट आया है। जब हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो हेल्पलाइन कहती है कि एलानिया लोड शेडिंग है। अब इन के मामलात में तजाद सामने आता है, तो टेक्निकल फॉल्ट भी अगर हम चले रख लेते हैं सामने इंतजामिया का मौक़िफ़ के टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो ये अपने फीडर्स को, अपनी पीएमटीज को इतना बेहतर क्यों नहीं करते जब इतना
हाई टैक्सेस ये अपने बिल्स में लेते हैं, तो इनके पास क्यों कोई मैकेनिज्म और प्लान नहीं है? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तकनीकी खराबी के नाम पे जो कहा जाता है कि उसको हम लोड शेडिंग से उसको नहीं कहा जाए, लेकिन ये देखा जाए लोड शेडिंग के अलावा तकनीकी खराबी कितनी आएगी इलाकों में। मजबूरी तौर पर जो सार्फिन से जो हम बात करते हैं, जो हमें शिकायतें आती हैं, वो ये कहते हैं कि हम जब शिकायत करने जाते हैं तो के का एक एप्लीकेशन ऐप है, उसमें अप्लाई करें तो कहते हैं जो काम जारी है वो उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं करते हैं, और के की शिकायती नंबर पर भी अगर कॉल करें तो वहाँ ये मसला आता है, वो ये कहते हैं कि तकनीकी खराबी काम करी आपके एरिया में। जब उनसे पूछा जाए कहाँ पे काम करी, हम जाके देख लेते हैं, अगर काम करी तो वो भी नहीं बताते। अब ये बहुत बड़ा मसला है तकनीकी खराबी का, जिसको अगर आप के जो दावा करता है कि जो लोड शेडिंग में ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे होती है, और जो नो लोड शेडिंग के इलाके हैं वो 70% है। 30% वो इलाके हैं कराची शहर के जहाँ लोड शेडिंग होती है, जहाँ 6 से 10 घंटे की के जो एलानिया लोड शेडिंग करता है। अब के का दावा है तमाम इलाकों की जो अपडेट है वो वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन कंसर्न वही है कि इस वक्त अगर हम बात करें कराची की डिमांड की, कराची की डिमांड ये कहा जाता है 3000 मेगावाट है, लेकिन अगर हम कैप्टिव पावर पे सब बंद कर देते हैं, और सबसे बड़ी खबर आपको बताऊं, कैप्टिव पावर के लिए गैस की प्राइस आज बढ़ा दी गई है, 1 जुलाई से जो इसका इम्पैक्ट हो गया है, और 3100 MMCFD उसकी प्राइस हो गई है, 400 रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। तो वो कैसे इंडस्ट्री वो कैप्टिव पावर चलाएगी, उसका बोझ अगर ये कैप्टिव पावर बंद करती है तो सवाल ये पैदा होता है क्या के इलेक्ट्रिक के बाद इतनी इस्तेदाद है जो 1100 मेगावाट इजाफी बिजली इन इंडस्ट्री को दे पाएगी। लेकिन अशरफ खान, के इलेक्ट्रिक वो वाहिद कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अपनी प्रोडक्शन भी कर सकती है, तो के इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की तरफ क्यों नहीं जाती जब उसके पास एहलियत है कि वो अपनी बिजली खुद बना सकती है के इलेक्ट्रिक? ये मजबूरी तौर पर देखा जाए जो 1800 के उसके पावर प्लांट है वो जो इस वक्त बिजली दे रहा है, और यहाँ पे देखा जाए नेशनल ग्रिड से जो है जो वो इस वक्त ले रहा है 1000 से 1100 मेगावाट ले रहा है। नामुमकिन है अगर 1000 मेगावाट 1100 मेगावाट के एक्टिव पावर कराची के बंद कर दिए जाए तो के इलेक्ट्रिक बिजली फराम नहीं कर सकता। के इलेक्ट्रिक बिजली फराम नहीं कर सकता। शर्जील गोपलानी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। के इलेक्ट्रिक बिजली फराम नहीं कर सकता, सिस्टम में इतनी बिजली नहीं है और फिर मैकेनिज्म कोई नहीं है, और फिर के इलेक्ट्रिक बकौल आपके के इलेक्ट्रिक के ताल्लुकात इतने हाई फाई लोगों से है, तो आइंदा आने वाले दिनों में हालात तो अच्छे नहीं होंगे कराची के। देखिए, के इलेक्ट्रिक के एक ताल्लुकात भी हाई फाई लोगों से हैं, और के इलेक्ट्रिक जो है हाई फाई लोगों को फीड भी करती है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बदल अल्फाज में फीड भी करती है। थोड़ा वजाहत कर दे, हाई फाई लोगों को फीड भी करने से क्या मैं मुराद लूं? मुराद उनको उनकी तमाम जरूरत पूरी करते हैं। वो ये बोलते हैं हम किसी को आईफोन बेचते हैं, किसी को नई गाड़ी भिजवाते हैं, किसी को पर यूनिट के हिसाब से पैसे पहुंचते हैं। ये जो इतनी महंगी बिजली आपको जो बिजली बने बगैर आपको जो है चार्जेस लगते हैं। आज आप देखें 77 करोड़ यूनिट लेस्को से मोहसिन नकवी साहब ने अपने पंजाब की आवाम को वापस दिलाए। हमारा तो सिंध का कोई वाली वारिस है नहीं, हमारा तो कराची का कोई वाली वारिस है नहीं कि कराची इलेक्ट्रिक के जो अरबों यूनिट का हमारे साथ जो फ्रॉड किया हुआ है वो पैसे वापस दिला सके कोई। तो ये तमाम पैसे जो हैं इनके अरबाब इख्तियार जो बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो क्या सियासी जमात के लोग हों चाहे इदारों के लोग हों, उन तक ये पहुंचाते हैं। तभी तो आज हम पिस रहे हैं। वरना एग्रीमेंट जो कराची इलेक्ट्रिक का ये है 2003 का कि इन्होंने 100% अपनी पावर जनरेशन पे जाना था, 100% की पावर डिस्ट्रीब्यूशन थी, और लॉएस्ट रेट इन्होंने प्रोवाइड करना था पूरे पाकिस्तान से। लॉएस्ट रेट दुनिया के आप छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान लॉएस्ट रेट इनके एग्रीमेंट में मौजूद है। या अबराज कैपिटल के साथ तो इनका एग्रीमेंट भी नहीं था, अबराज कैपिटल तो उस पर विटनेस था। इसके बाद अबराज कैपिटल इन हो गया इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी बहस है और लंबी चीजें हैं। एक्चुअल मसला है आपकी प्रोडक्शन का भी। प्रोडक्शन में भी आप आज देख लें कि जो इन्होंने नेटवर्किंग मीटर लगाए हैं 10 रुपए यूनिट से, वो नेटवर्किंग मीटर से सोलर वाली बिजली खरीद रहे हैं, और वो बिजली 60 रुपए से लेकर 82 रुपए तक आवाम को बेच रहे हैं। 82 रुपए में आवाम को बेच रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप शर्जील साहब। आखिर में अशरफ खान, जो कई इंतजामिया है, चाहे वो CEO के इलेक्ट्रिक मोने सलवी हो, सादिया डाटा हो, इमरान बाना हो, ये कोई मुस्बत जवाब नहीं दे रहे, मुतमईन नहीं कर पा रहे, अपने मैकेनिज्म के हवाले से नहीं बता पा रहे, कई की तरसील के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से नहीं बता पा रहे, कभी कभार तो ये राब्ता भी नहीं करते, रिस्पॉन्स भी नहीं देते। तो अब हल क्या है? कराची वाले कब तक ये अजाब झेलेंगे? एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का हल क्या समझते हैं? जी हल यही है कि जैसे कि देखा जाए दुबई तर्ज का मैं आपको मिसाल दूंगा। दुबई में जाएं आप तो दुबई में 4 कंपनीज हैं जो बिजली फराम कर रही हैं, और वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो उसमें एक तमाम टाइमिंग दी जाती है कि आपको अगर ऑफिस खोलना है
तो 9 to 5 आपको बिजली चाहिए, 24 आवर चाहिए, 15 घंटे बिजली चाहिए। उसके अलावा आपकी तमाम सप्लाई चेन के वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। जी। ये नहीं, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा कि यहाँ कराची से जो सस्ती बिजली है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको अनटरप्टेड बिजली अगर मिल रही है तो उसकी कॉस्ट होती है। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कराची में बात की जाए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस वक्त कैप्टिव पावर की जो गैस है वो महंगी कर दी गई है। तो अब सवाल ये बनता है, अगर इंडस्ट्री जो है अपने कैप्टिव पावर बंद करती है तो 1100 मेगावाट क्या केल इलेक्ट्रिक फराम कर सकती है? तो ये सवाल, उसका जवाब यही है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त फौरी तौर पर 1100 मेगावाट बिजली फराम कर रहे, उसके लिए उसको दो जो है प्लांट लगाने पड़ेंगे जिसमें वो 1000 से 1100 मेगावाट बिजली फराम कर सके। वरना दूसरा एक हल यही है कि एनटीपीसी चले, और इस वक्त एनटीपीसी जो सबसे महंगी बिजली जो है सिस्टम में आ रही है। अब मैं आपको बता, अगर आपका बिजली का बिल 300 यूनिट से ऊपर है और 500 यूनिट से नीचे, टैक्सेस मिलाने के बाद 60 रुपए का यूनिट अभी हो चुका है। अब 1 जुलाई के बाद जो इसका इम्प्लीमेंट होगा, जुलाई का जो बिल आएगा उसमें पता चलेगा कि जो बजट में जो इकदाम उठाएं तो बिजली का बिल कितना बढ़ जाएगा। यानी 300 से 500 यूनिट का जो बिल है उसका यकीनन तौर पर अगर आप कैलकुलेशन करें, टोटल बिल को यूनिट से डिवाइड करें तो आपको 60 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी। 60 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी। बिल्कुल, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। शर्जील गोपलानी, आपने भी अब तक कीमती वक्त दिया कि इलेक्ट्रिक के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो पूरे कराची को बिजली फराम कर सके। जो तलब है, जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और के इलेक्ट्रिक का मैकेनिज्म और के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है वो भी इंतहा बोसीदा हो चुका है। लाइन लॉसेज भी हैं। फिर के इलेक्ट्रिक की जो अपने जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा आउट क्लास नहीं है, इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। एक एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल बनता है, एक गैर एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल बनता है, उसके बाद फिर एक टेक्निकल फॉल्ट का शेड्यूल बनता है। कौन से इलाके को उठा के कहाँ डाल दे, शफलिंग हो जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ उन लोगों के इलाकों में बिजली लाजमी पहुँचती है जो हाईली क्लास, इलीट क्लास के लोग होते हैं, अशराफिया होती है। उधर तो हमने कभी बिजली जाते हुए नहीं देखी। लेकिन रोड के इस पार अगर मुतवस्सित तबका रहता है, लोअर मिडिल क्लास रहता है, वहां पे कई घंटे की बिजली जा रही है, ये समझ से बाहर है। और टेक्निकल फॉल्ट भी घंटों के हिसाब से होता है, कैलकुलेटेड। अगर टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो फिक्स 2 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी, फिक्स 1 घंटे में बहाल हो जाएगी। टेक्निकल फॉल्ट आया है, 15 मिनट में भी फॉल्ट दूर हो सकता है, 45 मिनट में भी दूर हो सकता है। ये कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है जो घंटों पर मोहित होता है, वो भी कैलकुलेटेड? बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है इस साल भी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के पास कोई जवाब नहीं है। लोग मर रहे हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं और कराची तारीकी में डूबा हुआ है। वफाकी हुकूमत भी खामोश है, सूबाई हुकूमत भी खामोश है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इन सब पर भारी है। यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ समसम, चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। बजट जब पेश हुआ तब आप लोग बहुत परेशान थे, आपने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके कि रियल इस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर पर इतने टैक्सेस ना किए जाए, काम नहीं होगा। लेकिन जब फाइनेंस बिल मंजूर हुआ तो आप पे मजीद टैक्सेस लगा दिए, रिकवरी पर भी आप पे टैक्स लागू कर दिया। अब किस तरीके से आप लोग सर्वाइव करेंगे? क्या फ्यूचर है रियल एस्टेट सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। आपने खुद ही कहा कि एक तो पहले बजट पेश किया गया जिसको हमने उस वक्त मुस्तरद किया था, और मुस्तरद करने की वजह ये नहीं थी कि हम कोई टैक्स पेयर नहीं है या हम टैक्स देना नहीं चाहते। वो तमाम स्लेब्स पे हम पूरे उतरते हैं, तमाम टैक्सेस हम देते हैं। लेकिन ये जो एडिशन टू एडिशन जो चल रहा था, जिसके लिए हमने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले, अगर आप चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट आपकी जो पाकिस्तान से डाइवर्ट होके दुबई और दूसरी कंट्री पे जा रही है, वो आपके पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, फिर उसके बाद आपको जरूरत है अपने मुल्क में लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि रोजगार जो जनरेट करती है वो लोकल इंडस्ट्री करती है। हमने इन दो नुक्तों पे बात की थी सिर्फ, और ये हमने चूंकि स्टेक आ रहा है, जब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जिनका स्टेक है पूरे पाकिस्तान में सिंगल बॉडी है, हमारा स्टेक है रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वर्टिकल के हवाले से और ये हॉरिजॉन्टल के हवाले से। अगर अब तो आपका स्टेक इतना मीनिंगफुल नहीं रहा ना, अब तो आपके स्टेक की कोई वैल्यू नहीं रही। आपका स्टेक था, अब तो आपका स्टेक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी एक नहीं सुनी, आपकी कोई बात नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं रखी गई। अब तो आबाद का क्या स्टेक होगा पाकिस्तान में? जी मैं आपको यही कहती है, तारीख और आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं कि जिन्होंने भी ये सोचा, जिन्होंने भी आप सोचे ना कि एक IMF का स्टेटमेंट आता है
और वो हम तो देखें, हम IMF के पाबंद नहीं है। ये IMF की शराइत पूरी करना, उनसे कर्ज लेना, ये हुकूमत जाने, उनका काम जाने। एक आम आदमी IMF का जवाब दे नहीं है। हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपको अपने खुद कहा कि IMF कहती है कि गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स करना है, तो आपने जो ये टैक्सेस लगाए, जो आपने कहा कि रिसिप्ट पे प्लॉटों पे 15%, वर्टिकल पे 10%, ये जो टैक्स, उसको प्रॉफिट, उसको काउंट करके उस पे टैक्स लिया जाएगा। अब आप खुद सोचें कि आपने उनके साथ क्या हशर किया जो 60 गज, 80 गज और 120 गज। हमने कहीं प्रोग्राम में कहा कि कराची समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो भी आउटस्कर्ट्स हैं उसमें 10 साल के लिए एग्जम्पशन दें, ताकि कम कीमत में लोगों को अपने मिल जाए। और पहला घर अयाशी नहीं होता, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी कि वो इनकी मदद अच्छा, करती। ये मुझे बताएं, आसिफ साहब, देखिए, मैं पब्लिकली आसिफ साहब मुझे एक बात बताएं, आसिफ साहब मुझे एक बात बताएं कि फाइनेंस बिल के बाद जो रिकवरी पर टैक्स आयद किया गया है, वो रिकवरी का जो टैक्स है वो क्या है, उसको जरा आसान अल्फाज में समझाएं कि क्या बिल्डर ने जो फ्लैट बेचा है या प्रॉपर्टी बेची है कस्टमर को, क्या आप उस पर भी टैक्स आयद हो गया 10 से 15%? अगर मैं जो भी मैंने बेचा है, ठीक है, अब उसकी जितनी भी मुझे रिकवरी मिलेगी उस पे 10% अज्यूम किया जाएगा कि सुने 10% नहीं, 10% प्रॉफिट अज्यूम किया जाएगा उस टोटल रिकवरी का, और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी वो सुपर टैक्स मिला के 29% टैक्स है, सुपर टैक्स मिला के अब 39% हमें टैक्स देना है। ये उस टैक्स के अलावा है जो ट्रांसफर और रजिस्ट्री के वक्त 6 से 7% लिया जाता है। ये इस टैक्स के अलावा है जो सेविनी पे लोगों से लिया जाएगा। ये उस टैक्स के अलावा है जो कहते हैं एडजस्ट हो जाएगा 236 के। देखिए सारी चीजें, यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अलावा ये टैक्स क्या है कि ये काम, जी ये फेडरल एक्साइज ड्यूटीज के अलावा है। और देखें मैं आपको ये बता दूं, अच्छा मुझे यहाँ एक बात आपसे और पूछनी है, मुझे आपसे यहाँ एक बात और पूछनी है, इसको थोड़ा और सहल अंदाज में बयान करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि आपने एक फ्लैट या अपना कोई विला आपने अपने कस्टमर को बेचा आज से 5 साल पहले, अब उसकी पेमेंट जो है वो करीब है, वो फाइनल सेटलमेंट की तरफ आ रहा है, वो आपसे लीज लेने वाला है, शेड करवाने वाला है, और एकदम से ये टैक्स लागू हो जाता है आपकी रिकवरी पर, तो आप क्या उसकी जो कॉस्ट है वो महंगी कर देंगे? देखिए ये तो बहुत सिंपल है ना जी। मुझे उसका क्या कसूर है? उसने तो पूरा प्लान आपको दे दिया, उसने लीज के पैसे भी जमा करा दिए, अब वो कह रहे हैं कि आप, यही तो कहता हूँ जी, मैं यही तो कहता हूँ कि कसूर तो मेरा भी नहीं है या मेरे मेंबर्स का भी नहीं है। आपको कम से कम ये सोचना, इसमें एक चीज है जो अभी क्लियर कर लेंगे हम कि ये आज के बाद खरीदने वाली प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। अभी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो जो पुरानी जो प्रॉपर्टीज थी उन पे भी लगने जा रहा है। तो बात ये कि काफी चीजें, और फिर ये इसका रिकॉर्ड कैसे होगा कि आपने ये रिकवरी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा? आप कैसे बताएंगे या किस तरीके से FBR ये ऑब्जर्व करेगा कि आपका ये प्रॉफिट आया है या आपकी इनकम है या आपका एक्सपेंस है? किस तरीके से ये मैकेनिज्म बनेगा? देखिए ये प्रॉफिट इनकम की तो बात ही खत्म कर दी ना। उन्होंने तो कहा कि आपने प्लॉट खरीदा, आपने इसको बनाया और आपने इसको बेचा, ये तीनों अमाउंट को प्लस करके रिकवरी करता हूँ ना मैं। ओके, उसके ऊपर 10% अब आयद हो गया है। अब नहीं, उसके उस टोटल रिकवरी के 10% प्रॉफिट अज्यूम करेंगे और उस प्रॉफिट पे 39% टैक्स लेंगे। ये उसके अलावा FAD के अलावा वो एग्जेम्पशन जो करेगा FBR वो कैसे करेगा, क्या मैकेनिज्म है उस हवाले से? कोई क्या डॉक्यूमेंट सामने आया है? फिर करप्शन होगी, वो जो जिसकी जो चाहे एग्जेम्पशन करे, माने ना माने, उनकी सवाब चला गया सारा। आसिफ भाई, आपने कहा IMF के पास नहीं जाना चाहिए, IMF की गुलामी हम कब तक करेंगे? हमारी मजबूरी है कि हम IMF के पास जाएं, ये हमारी कंपल्शन है। 25 अरब डॉलर कि हमें बैरूनी कर्जा अदा करना है नए माली साल में। अब हमारे पास ऑप्शन तो सिर्फ IMF है ना, हमारा पोटेंशियल बेहतर तो है लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हमें तो IMF ही की माननी, हुकूमत ने तो उसी की ईमा पे ये बजट तैयार किया है। अब आप लोगों का फाइनल स्टेप क्या होगा? देखें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं IMF के हवाले से जो मैं कहना चाह रहा था जी। मेरा कहना ये है कि ठीक है हमारी मजबूरी है और हमारी हुकूमत जाती है, अपने मुल्क की खातिर जाती है और बड़ी मेहनत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी तो हमें बाहर निकलना है ना, तो बाहर निकलने के लिए लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। आपके जो ये कदम है, इस कदम से लोकल इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। तो अगर आप लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे नहीं तो IMF से जान कैसे छूटेगी? आप रोजगार अपने मुल्क में पैदा नहीं करेंगे तो IMF से जान कैसे छूटेगी? हमारा तो बजट पास हो गया, फाइनेंस बिल पास हो गया,
लोकलाइजेशन हमने इम्प्रूव नहीं की, कोई पॉलिसी नहीं बनाई, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो सैलरीड क्लास है वो मुल्क से बाहर जा रही है, प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं। अब आबाद क्या करेगा? काम मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा? कितने प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, कितने प्रोजेक्ट्स मुतासर हो जाएंगे? फाइनली ये बता दें, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बात करेंगे, या बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, दुबई, सऊदी अरब और फना दीगर खलीजी ममालिक में जाके नए मंसूबे शुरू करेंगे प्रोजेक्ट्स के? क्या करने वाले? देखिए फाइनली ये बता तो दें। हाँ, जहां तक नए मंसूबों की बात है वो मुझे किसी को कहने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट की बाउंड्री नहीं होती। जी आप तंग करेंगे, 2 साल से ये दुबई लीक्स तो आपके सामने आती रही, जी। ये 22 की आई, 24 की देखेंगे तो उससे डबल निकलेगी। जी। तो ये तो सीधा सीधा एहतिजाज, अब जो है ना, एहतिजाज का तरीकेकार बदल गया, रोड पे टायर नहीं जलाने पड़ते, जाहिर सी लोग बात है। अपना पैसा लेके चले जाते हैं, अब बाहर बिल्कुल, चले जाते हैं पैसा बिल्कुल। लेके। तो आपने खुद उन लोगों को जो है इतना तंग किया कि अगर यहाँ पे ये आइडियल होता तो वो क्यों यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जाते, कितने या प्रोजेक्ट्स ओवरसीज मुल्क भर में पाकिस्तानी। मुतासर हो गए हैं और होंगे? मैं समझता हूँ 50, देखें हम 20% पे काम कर रहे थे, जी अब हमको ये नजर आ रहा है कि ये जो 20% का भी जो काम है वो सिर्फ कंप्लीट हो जाए, या अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो मायूस ना हो और कंप्लीट कर दे। लेकिन आने वाले प्रोजेक्टों में जो भी चीज आएगी, देखो खत्म तो कभी नहीं होती कोई चीज, जो चीज आएगी वो महंगी है। जब वो महंगी आएगी तो ये पास ऑन तो एंड को होगा ना। हमारा तो ये कहना था कि जिनका पहला घर है उनका सेक्शन ही अलग होना चाहिए इनकम टैक्स में, उनके लिए कानून ही अलग अदालत होना जा रहे चाहिए, हैं, उनको आबाद exemption अदालत जाएगा? आखिर में बता दें। जी इंशाल्लाह एफईडी के हवाले से हम अदालत जरूर जाए। एफईडी के हवाले से अदालत जाने का ऐलान कर दिया आबाद के चेयरमैन ने। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जबू वाली की जानिब गामजा ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो निफाज किया गया 5%, उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। आबाद के चेयरमैन ने कहा है कोई मैकेनिज्म नहीं है, हुकूमत वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली मुतारिफ कराए। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल समी खान, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा अहम ऐलान कर दिया है, अगर हुकूमत ने एडवांस टर्नओवर टैक्स 0.5% खत्म नहीं किया तो 5 तारीख को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स को बंद कर देंगे। और इस हवाले से आज आप इस्लामाबाद भी रवाना हो रहे हैं, तो अगर हुकूमत को राम करने में आप नाकाम हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? आपने जो ऐलान कर दिया उस पर फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाएगा? देखिए हमारा तरीका ये है, पहले उनको वार्न करने का। कल वो कहेंगे साहब आपने हमें बताया नहीं, तो हमारा तरीका ये रहा एसोसिएशन का कि हम उनके पास जाएं, अगर वो मिलते हैं तो मिलें और उनको हम वार्न कर दें कि आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हम 5 तारीख को हड़ताल करेंगे। वो हमने तय कर लिया है। गैर मुइना मुद्दत तक की हड़ताल है ये या एक रोजा हड़ताल होगी? देखिए अभी तो हमारे 1-2 रोजा है, मगर मेरे ख्याल से हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कारोबार को चला नहीं सकते। तो ये अगर गवर्नमेंट एक दिन में हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 0.5 टर्नओवर टैक्स लगा है, इससे मसला क्या पैदा हो गया आप लोगों के कारोबार में? देखिए बात ये सब पैसा चला जाएगा वापस कंपनी को, वो गवर्नमेंट को भेज देंगे। जब वो गवर्नमेंट को भेज देंगे तो हमें तो मिलेगा नहीं, और हमारा इन्वेस्टमेंट जब इतना ज्यादा ये इनको देंगे तो हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं है, और ना हमें वो वापस मिलेगा गवर्नमेंट का जैसे तरीका है। तो हम कारोबार कैसे चला सकते? गवर्नमेंट के पास ये एक तरीके का एडवांस टैक्स जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी अगर आप क्लेम करेंगे तो? नहीं, कभी किसी तजर्बा यही है कि वापस नहीं करते हैं। और अगर गवर्नमेंट इस बात की जमानत दे दे कि हम आपके क्लेम पर आपका टैक्स आपको वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे आपके क्लेम को, फिर आप क्या करेंगे? कारोबार चलाने के लिए जब इतना हमें हर महीने देते रहेगी तो हमारे पास तो इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कमीशन भी आपका बेहतर है। कमीशन तो बेड़ा गर्क हो गया। जब हमारा कमीशन 1 साल बढ़ा था, उसके बाद बिजली, लेबर, हर चीज की कीमत दुगनी हो गई। लेबर को अभी भी 37,000 कहाँ सैलरी मिल रही है पंप्स पर? अगर चले आप पुरानी सैलरी भी निकाल दें तो 32,000, वो भी पंप जो मुख्तलिफ पंप्स है मुल्क भर के, उसमें 32,000 लेबर नहीं, 32,000 जो सैलरी है वो लेबर को नहीं मिलती। नहीं, लेबर को मिलती है, वो मैं नहीं कह रहा, तो मगर वो लेबर हमको पैसे तो बढ़ाने पड़ रहे हैं ना। जो गवर्नमेंट
अनाउंस कर रही है कि भाई इतना आप कीमत बढ़ा दें, इसकी तनख्वाहें बढ़ा दें, जी तो हमने रोक नहीं सकते। हमने तरीका ये है कि थोड़ा रिस्ट्रेंचमेंट किया है, कम कर दिए हैं, मगर उससे हमारे कारोबार में फर्क पड़ रहा है। 0.5% एडवांस टैक्स फाइनेंस बिल के बाद आप लोगों पर लागू हो गया है। गवर्नमेंट कहती है कि 0.5 की जगह पे 0.2 या 0.3 की शरह पे आप लोगों की सेटलमेंट हो जाती है, ये मुमकिन है? नहीं, हम तैयार नहीं। आप इस पे भी तैयार नहीं है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे वेव ऑफ किया जाए? डबल टैक्सेशन है, ये कैसे हो सकता है? इतने तो हमसे टैक्स वैसे ही ले रहे हैं। वो कौन कौन से टैक्सेस आए हैं पेट्रोलियम सेक्टर पे आप लोगों पर, जरा बताएं। और दुनिया भर की चीजें कंपनी लेती है अपने दुनिया। इस वक्त मैं आपको डिटेल बताऊं तो बहुत लंबा है। मतलब कौन कौन से टैक्सेस हैं एक अंदाजे के मुताबिक, उनके नाम जैसे मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो बताइए कि आप लोगों के ऊपर इतने आयद किए गए हैं वफाक की तरफ से। देखिए लीवी है, और तो लीवी तो आवाम पे है ना, लीवी तो सब पर है। आवाम पे नहीं है। देखिए भाई साहब, ये हमारी कीमत बढ़ जाती है तो उसका तो सारिफ को खमियाजा भुगतना पड़ता है ना। अगर लीवी 60 रुपए है वो 70 रुपए हो जाएगी, 10 रुपए बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल भी तो महंगा हो जाएगा ना। हम जो स्मगल प्रोडक्ट के लिए जो हमें नुकसान हो रहा है, हमारी सेलें आधी रह गई हैं। लेकिन अभी चंद दिन कबल कस्टम ने एक पंप के ऊपर छापा मारा है और कस्टम ने एक वहां से डीजल और ईरानी पेट्रोल के डंपर और ट्रक को पकड़ा है। तो पेट्रोल पंप पे भी ईरानी तेल तो पहुंच रहा है, ईरानी डीजल तो पहुंच रहा है सर। यार एक जगह पकड़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं। पूरे बॉर्डर पे ईरानी तेल आ रहा है, डिब्बे स्टेशन बने हुए हैं, हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। आपका ये मुतालबा है कि हुकूमत 0.5% एडवांस टैक्स को वेव ऑफ करे। अगर हुकूमत कहती है कि आप देंगे और आप जो क्लेम करेंगे एडवांस टैक्स का वो हुकूमत आपको देगी, वो इस बात की जमानत दे देती है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर भी आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे? कोई मुझे एतबार नहीं है। आपको गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है? आप मतलब अगर गवर्नमेंट तो यही रियासत ही तो है, अगर गवर्नमेंट आपको कह रही है, FBI आपको कह रहा है कि हम आपको आपके क्लेम वापस करेंगे जो आप लोग कहेंगे एडवांस टैक्स की सूरत में, इन्वेस्टमेंट हमारा इतना बढ़ जाएगा तो हम पेट्रोल कैसे खरीदेंगे? हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम आएगी आपकी, उसके लागत के ऊपर फर्क आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको जमानत दे देती है फिर आपको इस टैक्स से कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं कैसा मसला नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट जो इतना बढ़ जाएगा तो हम कहां से लाएंगे पैसे? इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क आएगा 0.5% टैक्स से एक अंदाजे के मुताबिक? मेरे ख्याल से एक पंप पे महीने का 50 लाख 1 करोड़ का फर्क पड़ जाएगा। 50 लाख 1 करोड़ का फर्क पड़ जाएगा, तो इसको तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो अब्दुल समी साहब, हुकूमत को आपने बता दिया कि आप लोग इस्लामाबाद पहुंचे ना, आखिर में ही बता दें। मैं बचा रहा हूँ, मैं आपकी वजह से रुक गया था। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब। किसी सूरत ये टैक्स हम कबूल नहीं करेंगे, पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। एडवांस टैक्स, एडवांस टर्नओवर टैक्स फाइनेंस बिल के बाद पेट्रोलियम डीलर्स पर 0.5% आयद कर दिया गया था। अब इनका ये कहना है, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी साहब का, कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर एतबार नहीं है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी बड़ी मायूसकुन रही है, क्लेम हमें नहीं मिलता। अगर हम एडवांस टैक्स दे भी देते हैं तो हम जब क्लेम का मुतालबा करेंगे, रिफ़ंड का मुतालबा करेंगे तो वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। बहरहाल लागत भी बढ़ जाएगी। 5 तारीख को पेट्रोल पंप्स मुल्क भर में बंद रहेंगे, इसका इशारा भी दे दिया है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है। बहरहाल बड़ा मुश्किल फ़ैसला है ये पेट्रोलियम डीलर्स वालों की तरफ से। एक तरफ हुकूमत के टैक्सेस हैं, एक तरफ पेट्रोलियम डीलर्स है और सामने है IMF। अब देखें कौन जीतता है, कौन मुज़ाकरात में कामयाब होता है, ये तो चंद दिन के बाद हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।